श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लखनलाल मीना, विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान के विषय में आपको पाठ 1 पाठ 7 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206। ध्यान दीजिए आप सभी विद्यार्थी, सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के प्रमुख राजा कौन कौन थे ये क्वेश्चन भी बना लिया जाता है और आपको आंसर भी ध्यान रखना है। इसका आंसर है गुप्त साम्राज्य के प्रमुख राजा श्री गुप्त प्रथम। आपको ध्यान होगा जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त आदि प्रमुख रूप से माने जाते हैं। ध्यान देना है आपको। सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको चंद्रगुप्त द्वितीय तक समझा दिया था। इसके बाद आपके दो टॉपिक इसमें बचते हैं, एक तो कुमारगुप्त और दूसरा समुद्रगुप्त। ध्यान देते हुए आपको आगे समझना है। सबसे पहले कुमारगुप्त की उपलब्धियों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न बना करके पूछा जाए तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी या नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार नंबर 2 स्कंदगुप्त, जो ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी, अर्थात आपको ये ध्यान होगा कि राजा बनने के लिए आपको पता है उत्तराधिकारी राजा के जितने बेटे होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो राजगद्दी को हासिल करता है। परंतु स्कंदगुप्त बड़ा पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने राज्य की सत्ता अपने हाथों में ली, राज्य का उत्तराधिकारी बना और जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा इनके बारे में ज्ञात होता है। कौन सा अभिलेख के द्वारा? जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा ये ज्ञात होता है कि इन्होंने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। फिर यहाँ प्रश्न बन गया, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन ये कई बार, ये वाला प्रश्न जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वाला प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये ध्यान रखना है। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, सबसे पहले जीर्णोद्धार, एक शब्द है जीर्णोद्धार, अर्थात मौर्य साम्राज्य में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। जीर्णोद्धार का मतलब है उसकी पुनः मरम्मत करके उसको सही कराने का कार्य स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार ये प्रमुख राजाओं के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। अगला टॉपिक जो हमारा इसी से जुड़ा हुआ आगे जाता है वही गुप्त वंश का ही। तो गुप्त वंश की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में लघुत्तरात्मक प्रश्नों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको इस प्रश्न को हर हाल में लिख करके हर हाल में याद करना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 की आने वाली जो एग्जाम है उसमें ये गेस के रूप में, नोट्स के रूप में और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के रूप में माना जा रहा है। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, कौन कौन सी थी, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि गुप्त सम्राट जो थे वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आश्रय दिया, अर्थात उनको सहयोग किया। इसी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम के समय, यहां से आपको ध्यान देना है,
चंद्रगुप्त प्रथम के समय, आगे बढ़िए, चंद्रगुप्त प्रथम के समय ये चीनी यात्री, जिसका क्या नाम था, फाहियान, क्या नाम था, फाहियान। यहां फिर छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाहियान किस राजा के दरबार में आया था, यानी चीनी यात्री फाहियान किस राजा के दरबार में आया था। तो आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, और उन्हीं के विवरणों के आधार पर आपको ये भी समझना है, उनके विवरणों से ये पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य एक सुशासित साम्राज्य था, तथा उनके समय बहुत कम मात्रा में अपराध कम मात्रा में होते थे, तथा उनके समय में जो कर भार था वो भी बहुत कम था। ये उनके विवरणों से पता चलता है। किसके विवरणों से? चीनी यात्री फाहियान के विवरणों से ये पता चलता है कि उनके चंद्रगुप्त प्रथम के या गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। राजकाज की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अभिज्ञान, शाकुंतलम, नाटक तथा, अब आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ से अब आप जब ध्यान देंगे तो इसमें उपलब्धियां गिनाई जा रही है आगे। तो आप देखिए, सबसे पहले अभिज्ञान, शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन? कालिदास। या प्रश्न भी बना के आपसे पूछा जा सकता है, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन थे? कालिदास। आपको उत्तर बताना है। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक सुद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखदत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए थे। या छोटे छोटे 3 क्वेश्चन आपके सामने आ गए, उन्हें आप एक बार ध्यान दे लीजिए, नोट कर लीजिए और उनका आंसर भी लिख ले, साथ में लिख लीजिए। ध्यान देना आपको। सबसे पहले अभिज्ञान, शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो यहाँ आपको आंसर देना है कालिदास। इसी प्रकार मत्स्यकटिकम नाटक के लेखक कौन थे? सुद्रक। इसी प्रकार मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखदत्त तथा सुविख्यात, प्रश्न में सुविख्यात शब्द को हटा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कोशकार के लेखक कौन थे? तो सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही ये हुए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार रामायण, महाभारत, मनु संहिता, ये 3 ग्रंथ हैं जो अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आए थे, यानी इनकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा गुप्त काल में ही लोगों के सामने आई थी। इसी काल में, आगे ध्यान देना है, इसी काल में आर्यभट्ट, बराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में योगदान दिया था। इसी काल में ही, आगे ध्यान दें, इसी काल में ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आपको उत्तर क्या देना है? गुप्त काल में हुआ था। इसी प्रकार दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। इस काल की वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला, प्रमाण, यानी ये तीनों की जो कला है, वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला के जो प्रमाण है, झांसी और कानपुर अवशेषों, अजंता की गुफाओं, दिल्ली का लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति आदि इनके उदाहरण आपको
देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है सबसे पहले कि यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है दिल्ली का लोह स्तंभ किस कला का उदाहरण है। तो दिल्ली का लोह स्तंभ वास्तुकला का उदाहरण है। आपको ध्यान देते हुए यहाँ से ये जो मैंने 3 कला आपके सामने लिखी है, वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला, तो आपको इन कलाओं के जो उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों के आधार पर आपको ये समझना है, ध्यान देना है। आज इस टॉपिक को समझते हुए यदि आप सभी को इस वीडियो को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। साथ में हमारे ये वीडियो को यदि आपको समझने में अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की जानकारी हम इसी प्रकार देते रहें। धन्यवाद।